Hello friends, let's begin with revision lecture on the other topic, the last topic, income from house property. I have done income from other source in capital gains, income from business, salary. The only topic left is income from house property. This topic is one of the smallest topic and simple topic. Generally this topic is considered to be a simple topic और टॉपिक ये छोटा भी है. Let's start. Income from house property. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दोस्तों सेक्शन 22 है, बेसिस ऑफ चार्ज, है ना, विच सेज दैट देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी एंड असेसी शुड बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी. तो आपका प्रॉपर्टी है, आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो और इस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो ऐसे रेंटल इनकम पे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल के टैक्स देना चाहिए. ठीक है, इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले सेक्शन 22 बेसिस ऑफ चार्ज. इनकम विल बी टैक्सेबल एज हाउस प्रॉपर्टी व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. देयर मस्ट बी अ हाउस एंड असेसी शुड बी द ओनर. नोट लिखा है मैंने, द प्रॉपर्टी मे बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन असेसीज बिजनेस और प्रोफेशन. तो प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, है ना. आपका खुद का अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में, तो फिर ऐसे हाउस प्रॉपर्टी का एक्सपेंस इनकम हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखते हैं, फिर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लिखते हैं. ठीक है, तो अदर देन बिजनेस होना चाहिए. प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस. इफ एन एसएससी इज रनिंग अ बिजनेस विद मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बाइंग एंड डेवलपिंग हाउस प्रॉपर्टीज either to let out or to sell such property, then annual value of such house property shall be taxable under the head income from house property. समझो आपको प्रॉपर्टी बनाने का, बेचने का अगर बिजनेस है, रेंट पे देने का बिजनेस है, तो ऐसे इनकम अगर आपने रेंट पे प्रॉपर्टी दिया, रेंटल इनकम हुआ, तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा. However, profit on sale of house shall be taxable under the head income from business and profession. प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो बिल्डर्स के लिए स्टॉक इन ट्रेड होता है, एंड फॉर द बिल्डर्स सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्लैट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस. हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी मीन्स अ बिल्डिंग प्लस लैंड अटैच टू बिल्डिंग. वी ऑल्सो से कॉल इट एज अपर्टेनिंग टू बिल्डिंग. तो बिल्डिंग, जो लैंड है वो बिल्डिंग से अटैच्ड होना चाहिए. कभी भी हम लोग प्रॉपर्टी किसी को लेट आउट करते हैं तो वी डोंट लेट आउट ओनली अ बिल्डिंग, वी ऑल्सो लेट आउट द लैंड विच इज अटैच टू द बिल्डिंग. तो इसलिए उस पीस ऑफ लैंड को ऑन विच द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, वी ऑल्सो ट्रीट द लैंड टू बी अ हाउस प्रॉपर्टी, है ना. तो बिल्डिंग का मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर मत समझो. जिस लैंड पे उस स्ट्रक्चर को खड़ा किया, बिल्डिंग को खड़ा किया, वो लैंड भी हाउस प्रॉपर्टी कंसीडर होता है. ठीक है, मतलब अगर मैंने सिर्फ ओपन ग्राउंड किसी को रेंट पे दिया तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा. लेकिन अगर लैंड के ऊपर जिसपे बिल्डिंग बनाया, अगर हम लोग उसको लेट आउट कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस है कि हम लोग लैंड के साथ ही लेट आउट करेंगे. वी कैन नॉट सेपरेट बिल्डिंग फ्रॉम लैंड. तो देयरफॉर बिल्डिंग प्लस लैंड विल बोथ बी ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी मे बी रेसिडेंशियल और कमर्शियल इन नेचर. अब समझो मैंने मेरा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, तो भी मेरे लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है. इवन इफ आई एम लेटिंग आउट माई शॉप, माई फैक्ट्री, ऑफिसेस, गोडाउन, वेयर हाउस, इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैंने जिसको दिया है वो बिजनेस कर रहा है और मुझे रेंट से मतलब है. ठीक है, एन इनकम्प्लीट. अगर मेरे प्रॉपर्टी में मैं खुद बिजनेस करता हूं दोस्तों, तो फिर मैं इस चैप्टर में लिखूंगा ही नहीं, फिर मैं बिजनेस चैप्टर में लिखूंगा. तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, प्रॉपर्टी इज कमर्शियल प्रॉपर्टी, बट सिंस असेसी इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस, ही हैज जस्ट लेट आउट हिज कमर्शियल प्रॉपर्टी, एंड देयरफॉर इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. Point number 3, an incomplete construction or a ruined or demolished house is not treated as a house. अभी समझो कोई टूटा हुआ बिल्डिंग है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन है, तो आप उसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते. However, commercial property may or may not have a rooftop. देखो, बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में रूफ टॉप, चार दीवार, है ना, ये सब नेसेसरी होता है. लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में रूफ टॉप नेसेसरी नहीं है. जैसे स्टेडियम वगैरह हो गया, तबेले वगैरह हो गए, इसको हम लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसमें रूफ टॉप नेसेसरी नहीं होता है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी पार्ट ऑफ बिल्डिंग, है ना. एनी पार्ट ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या? आप समझो एक बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लैट आपके नाम पे है, तो वो फ्लैट भी हाउस प्रॉपर्टी है
और अगर वो बिल्डिंग पूरा आपके नाम पे है तो भी वो बिल्डिंग भी हाउस प्रॉपर्टी है। तो बिल्डिंग डज नॉट नेसेसरली मीन द एंटायर कंस्ट्रक्शन, एंटायर स्ट्रक्चर, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग। हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर कमर्शियल पर्पज, अगर आपने कमर्शियल पर्पज के लिए हाउस प्रॉपर्टी यूज किया, विल नॉट बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल, विल नॉट बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे होटल रूम है, पेइंग गेस्ट है, गेस्ट हाउस है, स्टाफ क्वार्टर, फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह, ये सब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखते हो, यहाँ पे नहीं आएगा। रेंट फ्रॉम ओपन प्लॉट ऑफ लैंड विल बी टैक्सेबल एज अदर सोर्स। ओपन प्लॉट ऑफ लैंड मतलब ओपन ग्राउंड है, देयर इज नो स्ट्रक्चर, जमीन को रेंट पे दिया तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। कॉम्पोजिट रेंट है, रेंट ऑफ बिल्डिंग अलॉन्ग विद अदर असेट, बिल्डिंग के साथ हमने दूसरे असेट भी भाड़े पे दे दिए, इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग विल बी टैक्सेबल एज अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो डिपेंड करता है, अगर आपका रेगुलर एक्टिविटी है तो बिजनेस में टैक्स करो, अदरवाइज नॉर्मली सबलेटिंग का रेंट अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा मिस्टर ए इज द ओनर, ही हैज लेट आउट हिज प्रॉपर्टी टू बी। ए ने अपना प्रॉपर्टी बी को लेट आउट किया, तो ए के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिंस ही इज द ओनर एंड देयर इज हाउस प्रॉपर्टी। बी इज सबटेनेंट, ही हैज सबलेटेड हिज हाउस प्रॉपर्टी टू सी, तो बी को जो भी इनकम होगा अदर सोर्स, क्योंकि बी ओनर नहीं है और सी को कोई इनकम नहीं है, तो अगर इनकम नहीं है तो उसको टैक्स भी नहीं देना है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब आप बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हो, प्रॉपर्टी बनाते हो, बेचते हो, बिल्डर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखा है स्टॉक इन ट्रेड को अगर आपने 2 साल तक बेचा नहीं, बेच नहीं पाए, तो अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड, है ना, उस बिल्डिंग का सीसी आ चुका है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है, बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड बट कुड नॉट बी सोल्ड, तो 2 साल तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेना चालू करेगा। अभी आप बोलोगे प्रॉपर्टी लेट आउट है, वेकेंट है, खाली है, तो हम लोग टैक्स किस पे दे, तो दोस्तों घर के एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और हर एक घर का एनुअल वैल्यू गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, तो उस वैल्यू पे आपको टैक्स देना पड़ेगा इवन इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज वेकेंट एंड इट वाज नॉट लेट आउट। तो 2 साल तक टैक्स मत दो, 2 साल के बाद स्टार्ट टैक्स देना स्टार्ट हो जाएगा। इन दिस चैप्टर रेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल, सच रेंट अर्निंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज एनुअल वैल्यू। देखो किसी भी घर को हम लोग खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, और हमारे लिए कॉस्ट प्राइस मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी बेचने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी बेचा तो कैपिटल गेन होगा, है ना, हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो हमें रेंटल इनकम से मतलब है, और उस रेंटल इनकम को हम लोग, रेंटल वैल्यू को हम लोग एनुअल वैल्यू बोलते हैं, तो उस पर हमें टैक्स देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा 2 करोड़ का और उसका रेंटल वैल्यू है 20,000 पर मंथ, तो हमें 20,000 कंसिडर करना है, ना कि 2 करोड़ कंसिडर करना है। आगे मैंने टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लिखा है दोस्तों। हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट प्रॉपर्टी होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी टैक्सेबल होता है, और लेट आउट प्रॉपर्टी मैंने अभी जस्ट आपको बताया, इट कैन बी कमर्शियल और रेसिडेंशियल। जो भी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दिया है वो कैसा भी चलेगा, इट विल बी टैक्सेबल। बट इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आप उसमें खुद रहते हो, तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आपने खुद के बिजनेस के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है तो मत लिखना, क्योंकि बिजनेस टॉपिक में जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें खुद रहते हो, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करते हो, तो गवर्नमेंट बोलता है एनी टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस, ओनर खुद रहता है, 2 घर माफ है, 2 घर के वैल्यू पे टैक्स नहीं देना है। अगर आपके पास 3 SOPR है तो एक SOPR पे आपको टैक्स देना पड़ेगा एज DLOP, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। Actually, it is not let out, but we are assuming it to be let out property and we are paying taxes on it. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है कि अगर 2 SOPR है आपके पास, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस, if the owner himself is living in his house, then up to 2 house property is exempt, there is no tax. But in case if there is more than 2 SOPR, then additional SOPR will be taxable as deemed to be let out property. तो प्रिसाइजली घर कितने टाइप के हो गए, तो यहाँ पे टोटल हो गए 4 टाइप। पहला हो गया लेट आउट प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया SOPB, तीसरा हो गया SOPR, और लास्ट हो गया DLOP। ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी तो के ऊपर टैक्स तो देना है, SOPB पे टैक्स नहीं देना है, बिजनेस में जाएगा।
एसओपीआर और डीएलओपी क्या होता है, तो किसी ने पूछा तो बोलने का एसओपीआर एंड डीएलओपी वन एंड द सेम होता है। एसओपीआर पे टैक्स नहीं देना है और डीएलओपी पे टैक्स देना है। डीएलओपी का पॉइंट कब आएगा, जब दो से ज्यादा एसओपीआर होगा तो ही डीएलओपी आएगा, वरना डीएलओपी नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है दोस्तों एसओपीआर और डीएलओपी के बारे में। अ हाउस प्रॉपर्टी विल बी टर्म्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड व्हेन द owner or his family member uses such house property for residential purpose। तो अगर आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो एसओपीआर। अ हाउस प्रॉपर्टी कुड बी सेल्फ ऑक्यूपाइड इवन व्हेन इट वाज नॉट ऑक्यूपाइड। अगर घर आप यूज नहीं कर रहे हो, घर खाली है, आपका ही घर है, आप उसमें रहते थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो घर अगर खाली है, आप यूज नहीं कर रहे हो एसओपीआर के लिए, तो भी गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग उसको एसओपीआर ही समझेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस डाले हुए हैं। तो मैं पढ़ता हूं इसको। अ हाउस प्रॉपर्टी कुड बी सेल्फ ऑक्यूपाइड इवन व्हेन इट वाज नॉट ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू द ओनर्स एम्प्लॉयमेंट एट अनदर प्लेस। तो समझो जैसे आपका घर है वापी में, सूरत में, और उस घर में आप रह नहीं पा रहे हो और आप वापी में नौकरी कर रहे हो, तो वापी में आ गए, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलता है हम लोग उसको क्या समझेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड ही समझ लेंगे। Also, if a person owns a house property but lives with parents, it may be treated as self-occupied if it was not rented out। ठीक है, अगर आपके पास घर है और आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो भी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड काउंट होगा, अगर उसको रेंट पे नहीं दिया तो। यहाँ पे लिखा है द एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द हाउस शेल बी नील। एसओपीआर का वैल्यू नील लेने का, क्योंकि हमें टैक्स नहीं देना है। With effect from assessment year 2021, if an assessee being individual or HUF occupies more than two house, है ना, अगर आपके पास दो SOPR है, then he is allowed to treat only two SOPR as self-occupied property at his option। अभी दो, समझो आपके पास तीन SOPR है, तो दो, किसी भी दो को आप एग्जेम्पशन ले सकते हो दो घर के वैल्यू पे, और वो आपके ऊपर है, दैट इज लेफ्ट अप टू योर ऑप्शन। The remaining self-occupied property shall be treated as DLOP। बाकी के घर पे DLOP बोल के आपको टैक्स देना पड़ेगा। सेक्शन 23(2)(b प्रॉपर्टी नॉट ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, वेयर एन assessee has a residential house kept for self occupation and it cannot be actually occupied by him owing to his employment। नौकरी के वजह से आप उस घर में नहीं रह पा रहे हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन के वजह से, and he has to reside at a place not belonging to him, और हम लोग ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे हमारा घर नहीं है, then such house shall be termed as unoccupied property। गवर्नमेंट बोलता है हम लोग उस घर को unoccupied property समझेंगे। it shall be treated at par with self occupied property। गवर्नमेंट बोलता है हम लोग उसको SOPR ही समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी वेयर द assessee occupies more than two SOPR as self occupied property or has more than two unoccupied property, then for any one of them benefit under section 23(2) can be claimed at the choice of assessee। आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो अपने चॉइस पे, and the remaining property shall be treated as DLOP and shall be treated same as let out property। DLOP मतलब उसको let out property समझ के आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा ये पॉइंट है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ना, स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा ये पॉइंट मैं थोड़ा सा वापस डिस्कस कर देता हूँ। 23(2)(b प्रॉपर्टी नॉट ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, आपका प्रॉपर्टी आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, रह नहीं पा रहे हो, तो भी गवर्नमेंट बोलता है हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड समझ लेंगे। और क्यों नहीं रह पा रहे हो, क्योंकि आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है या नौकरी है किसी दूसरे जगह पे। तो दोस्तों SOPR समझने से फायदा है। SOPR में क्या बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेता है SOPR पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस। एक तो टैक्स नहीं लगता है, ऊपर से हम लोग उसमें इंटरेस्ट माइनस करते हैं, मतलब उसमें हमेशा लॉस आएगा SOPR में, और लॉस आए तो उसका सेट ऑफ का बेनिफिट आप ले सकते हो। तो गवर्नमेंट बोलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब कौन सा, ऐसा प्रॉपर्टी जो ओनर, जिस घर में ओनर रहता है। तो अगर मैं नहीं भी रहता हूं तो भी SOPR गवर्नमेंट ट्रीट करने को तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप नहीं रह रहे हो तो जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि आपका बिजनेस, प्रोफेशन वगैरह दूसरे प्लेस पे है, इसके वजह से आप नहीं रह पा रहे हो।
तो आई होप आपको ये समझा। बिजनेस होना चाहिए या एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो समझो किसी का घर सूरत में है और नौकरी करने के लिए वो आता है कहाँ पे, मुंबई में, और मुंबई में वो भाड़े के घर में रहता है, तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग सूरत वाले घर को एसओपीआर ही समझ लेंगे, ठीक है, उसको किसी और को लेट आउट मत करना, ऐसा कंडीशन। यहाँ पे मैंने हाउस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट बनाया दोस्तों। हाउस प्रॉपर्टी में ये फॉर्मेट स्ट्रिक्टली लाइन बाय लाइन जैसा लिखा वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। पहला लेट आउट प्रॉपर्टी का कॉलम बनाया, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, और तीसरा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। एक तो मैंने डीएल एसओपी भी मैंने आपको बोला कि इग्नोर करना है क्योंकि वो बिजनेस में जाएगा। फॉर्मेट में हम लोग पहले म्यूनिसिपल वैल्यू लिखते हैं जिसको हम लोग रेटेबल वैल्यू भी बोलते हैं या एनुअल वैल्यू भी बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको खाली कॉपी पेस्ट करना है। फेयर रेंट लिखना है, मार्केट का रेंट, विच एवर इज हाई लिखना है, दोनों में से जो हायर होगा वो लिखना है यहाँ पे। उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब विच एवर इज लो, दोनों में से जो कम आएगा वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा दोस्तों। स्टैंडर्ड रेंट वगैरह हम लोग सीखते हैं आगे। एक्सपेक्टेड रेंट, ये जो भी आया ये लोएस्ट अमाउंट है इन दोनों का। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है कि हमें इतना रेंट तो मिलेगा ही, एक्सपेक्टेड रेंट, लेकिन एक्चुअल रेंट हमें क्या मिला दैट में डिफर। तो गवर्नमेंट बोलता है हम इन दोनों को कंपेयर करके, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को कंपेयर करके जीएवी निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब जीएवी एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट है इस चैप्टर का। अगर जीएवी ज्यादा आया तो आपको ज्यादा टैक्स लगेगा, जीएवी कम आया तो कम टैक्स। जीएवी जो भी आ गया वो टैक्सेबल वैल्यू है समझो प्रॉपर्टी का, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करो, प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। एनएवी आएगा दोस्तों नेट एनुअल वैल्यू, और दो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24, दो डिडक्शन है। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर फाइनली जो अमाउंट आता है उसमें हम लोग एरियर्स ऑफ रेंट ऐड करते हैं और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट ऐड करते हैं। ये दोनों पॉइंट हम लोग बाद में लेटर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विल डिस्कस। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला म्युनिसिपल वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे लिखा म्युनिसिपल वैल्यू इज द एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज पर रिकॉर्ड्स ऑफ लोकल अथॉरिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज रिटेबल वैल्यू और एनुअल वैल्यू। फेयर रेंट, it is the rent of a similar house in the same locality. It is also called as reasonable rent, reasonable letting value, best estimate of rent or expected fair rent. तो इसके अलग अलग नेम्स है दोस्तों, ये नाम आपको याद रखना है। फेयर रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनेबल रेंट, रीजनेबल लेटिंग वैल्यू, बेस्ट एस्टिमेट ऑफ रेंट और एक्सपेक्टेड फेयर रेंट, है ना। ये क्या पॉइंट है, अभी समझो आपका घर है कांदिवली में, किसी और का भी घर है सेम बिल्डिंग में, आपका 2 BHK उसका भी 2 BHK, उसको 30,000 का रेंट मिल रहा है। तो even you can expect that you would get same amount of rent which the other occupant is receiving, other owner is receiving, क्योंकि हमारा घर भी सेम एरिया में और सेम साइज का घर है। तो फेयर रेंट का मतलब मार्केट का रेंट, आप शॉर्टकट में समझ सकते हो। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब एनुअल रेंटल वैल्यू एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ लोकल अथॉरिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से हमें एक साल का क्या रेंट मिलेगा उसको हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, हमें दोनों को कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर लिखना है। फिर हमें उसे कंपेयर करना है दोस्तों स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, समझो अगर प्रॉपर्टी के रेंट को लेके डिस्प्यूट हुआ बिटवीन ओनर एंड टेनेंट, तो ऐसा मैटर कोर्ट में जाएगा। अभी कोर्ट डिसाइड करेगी रेंट क्या होना चाहिए। तो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट विच द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन लीगली रिकवर फ्रॉम टेनेंट, और कोर्ट रेफरेंस लेती है रेंट कंट्रोल एक्ट का। तो ये रेंट डिसाइड होगा रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से, उसको ही स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। हमें फाइंड आउट नहीं करना है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया रहता है। तो स्टैंडर्ड रेंट हो गया। मैं वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में दोनों में से जो ज्यादा होगा वो विच एवर इज हायर लिखना है। फिर स्टैंडर्ड रेंट लिखना है आपको यहाँ पे, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, उसके बाद एक्चुअल रेंट, उसके बाद एक्चुअल। तो एक्चुअल रेंट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, डीएलओपी है, 3 टाइप के घर है। एक्चुअल रेंट किस में आएगा, एक्चुअल रेंट सिर्फ लेट आउट में आता है, एसओपीआर में डीएलओपी में नहीं आता है, क्योंकि एसओपीआर और डीएलओपी दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। तो इसे एक्चुअल रेंट से ही हमें समझ में आता है कि घर का स्टेटस क्या है, एलओपी है, एसओपीआर है या फिर डीएलओपी है। Actual rent means rent received as well as receivable after deducting unrealized rent. Actual rent का मतलब जो रेंट मिल चुका है और जो मिलने वाला है उसमें से अनरियलाइज रेंट आपको माइनस करना है।
अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट मतलब बैड डेट्स की बात है दोस्तों। तो समझो आपको रेंट 10 महीने का मिला, 2 महीने का मिलने वाला है, तो 10+2 ऐड करो और अनरियलाइज रेंट बैड डेट्स को माइनस कर दो। एक्चुअल रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीवेबल, रेंट पर मंथ, रेंट पर एनम। हम लोग एक्चुअल रेंट को ही रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीवेबल, पर मंथ, पर एनम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, एक्चुअल रेंट के बारे में मैंने लिखा है रेंट रिसीव प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। ये फॉर्मूला है दोस्तों। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेंट अपने को मिला 10 महीने का, 2 महीने का रिसीवेबल है, तो अनरियलाइज रेंट जो बैड डेट्स हुआ वो मैक्सिमम 2 महीने का हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, मतलब अनरियलाइज रेंट को हमेशा रेंट रिसीवेबल में से माइनस करने का, रेंट रिसीव्ड से नहीं। अनरियलाइज रेंट बैड डेट्स है, बैड डेट्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज रेंट रिसीवेबल, एंड इफ रेंट रिसीवेबल इज ऑफ 2 मंथ, अनरियलाइज रेंट कैन मैक्सिमम बी 2 मंथ, 2 महीने से ज्यादा नहीं पॉसिबल है। तो हमेशा इसको रिसीवेबल में से माइनस करो। एक दूसरा फॉर्मूला है रेंट एक्चुअल रेंट फाइंड आउट करने का, रेंट पर एनम माइनस अनरियलाइज रेंट। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करो तो पहले वाले में ब्रेकअप दिया हुआ है रिसीव्ड का, रिसीवेबल का, दूसरे वाले में पर एनम दिया हुआ है। तो अगर ब्रेकअप नहीं दिया तो सेकेंड फॉर्मूला यूज करो, कितना रिसीव्ड कितना रिसीवेबल आपको पता है तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने एग्जांपल लिखा है, रेंट रिसीव्ड है 10 मंथ का, रिसीवेबल है 2 मंथ और बैड डेट्स हो गया 1 मंथ का। तो अनरियलाइज रेंट 1 मंथ माइनस किया, आ गया 11 मंथ आंसर एक्चुअल रेंट। रेंट रिसीव्ड है 1,10,000, अनरियलाइज रेंट है 10,000 का बैड डेट्स हुआ। अब रिसीव्ड दिया हुआ है, रिसीवेबल पता नहीं है लेकिन बैड डेट्स बोलता है 10,000, तो बैड डेट्स किस में से होता है, रिसीवेबल में से। तो 10,000 में से 10,000 माइनस कर दो, 1,10,000 आ गया। रेंट पर एनम है 1,20,000, अनरियलाइज रेंट है 20 है ना। रेंट पर एनम है 1,20,000, अभी इसमें ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है तो मैं 1,20,000 में से 20 माइनस करूंगा और 1,00,000 पे टैक्स दूंगा। रेंट रिसीव्ड है 8 मंथ का, वैकेंसी है 2 मंथ का, अनरियलाइज रेंट है 1 मंथ का। 8 महीने का रेंट मिल चुका है, 2 महीने के लिए घर खाली था दोस्तों। तो 2 महीने के लिए खाली था तो 2 महीने का हिसाब किताब करना ही नहीं है, क्योंकि 2 महीने के लिए ना तो रिसीव्ड होगा ना तो रिसीवेबल। तो यहाँ पे 10 महीने का हिसाब किताब करना है सिर्फ। 10 महीने में से 8 महीने का मिला, इसका मतलब 2 महीने का मिलना बाकी है। तो रेंट रिसीवेबल में 2 मंथ, रेंट रिसीव्ड में 8 मंथ है ना, और अनरियलाइज रेंट 1 मंथ है, तो 1 मंथ मैंने रिसीवेबल में से माइनस किया एंड द आंसर इज 9 मंथ। लास्ट एग्जांपल, रेंट रिसीव्ड है 7 मंथ, अनरियलाइज रेंट है 3 मंथ और असेसिंग ऑफिसर डिड नॉट अलाउ अनरियलाइज रेंट ऑफ 1 मंथ। असेसिंग ऑफिसर ने 1 महीने का अनरियलाइज रेंट अलाउ नहीं किया, तो अनरियलाइज रेंट हम लोग दोस्तों सिर्फ 2 मंथ का लिख सकते हैं। तो देखो रेंट रिसीव्ड है 7 मंथ का, 7 मंथ का मिल चुका, इसका मतलब 5 महीने का मिलने वाला है, मिलना बाकी है। और लेकिन डूब गया 3 महीने का, तो 3 में से 2 ही अलाउ किया है, तो सिर्फ 2 ही माइनस कर सकते हैं। इस तरह से अपने को 10 महीने के रेंट पे टैक्स देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझा। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया दोस्तों। क्या है, वैकेंसी 2 महीने का, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4, ओके, ये 4 का ही एक डायग्राम बनाया मैंने। वैकेंसी 2 मंथ, तो लेट आउट है कितना, 10 मंथ। 10 मंथ में 8 महीने का रिसीव्ड है, इसका मतलब रिसीवेबल 2 मंथ का है। तो 4 का वर्किंग नोट है ये। आगे बढ़ते, अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट। The actual rent received or receivable should not include any amount of rent which is not capable of being realized। बोलता है कि जो भी एक्चुअल रेंट मिल गया या मिलने वाला है उसमें अनरियलाइज रेंट का अमाउंट नहीं होना चाहिए, मतलब अनरियलाइज रेंट को माइनस करना है। हाउएवर द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 4 शुड बी सेटिस्फाइड। रूल 4 में कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए अगर आप अनरियलाइज रेंट को माइनस करना चाहते हो तो। क्या बोलता है, टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। घर आपको खाली करवा लेना चाहिए। देखो अगर टेनेंट पैसे नहीं दे रहा है तो आप उससे घर खाली करवा लो या वो घर खाली कर देना चाहिए। अगर वो रेंट नहीं दे रहा है फिर भी आप उसको अलाउ करते हो रहने के लिए,
तो इस अनरियलाइज रेंट को डिलिबरेट लॉस गवर्नमेंट समझता है और लिखने नहीं देगा, फिर माइनस नहीं करने देगा। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है उसके पास कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए, है ना, ऑफ दी एसएससी। मतलब समझो मेरे पास दो घर है, दोनों लेट आउट किया हुआ है और दोनों घर में वो रहता है, तो भी नहीं चलेगा। डिफॉल्टिंग टेनेंट, है ना, अभी मतलब समझो अगर मैंने, उसने रेंट मेरे को हाउस 1 का नहीं दिया तो हाउस 1 से निकाला, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाउस 2 में वो रह रहा है, मेरे ही हाउस 2 में, है ना। तो मेरे पास से उसका कोई भी घर नहीं जाना चाहिए एज अ लेट आउट प्रॉपर्टी। The assessee has taken all the reasonable steps to institute legal proceedings for recovery of unpaid rent। और अनरियलाइज रेंट के लिए हमें लीगल एक्शन लेना चाहिए, है ना, या अपने को असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा दैट द लीगल प्रोसीडिंग्स वुड बी यूजलेस। अगर आपने लीगल प्रोसीडिंग्स उसके सामने उसके खिलाफ नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया उसका आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना चाहिए असेसिंग ऑफिसर को। अगर ऐसे सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो ऐसे अनरियलाइज रेंट को हम लोग एक्चुअल रेंट में से माइनस कर सकते हैं, है ना। तो ये सेक्शन है दोस्तों। थियरी टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो उसमें याद रखो, प्रैक्टिकल सम्स में भी ऐसा आ सकता है ना। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि भाई टेनेंसी बोनाफाइड नहीं था, अनरियलाइज रेंट हो गया, तो आप माइनस मत कर देना, ठीक है। ये सारे कंडीशंस आपको याद रखने हैं। जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, यही मेन है एक्चुअली। फॉर्मेट तो अपना जीएवी से ही चालू होता है, उसके ऊपर तो सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जीएवी कैसे निकलेगा, जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो जीएवी मैंने यहाँ पे एलओपी का निकाला है दोस्तों। एसओपीआर का जीएवी और डीएलओपी का जीएवी निकालना बहुत आसान होता है, उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एलओपी में जीएवी निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर समझो लेट आउट प्रॉपर्टी है और वो वेकेंट नहीं था, 12 महीने के लिए लेट आउट था, तो 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट जो भी आया वो देख लो, एक्चुअल रेंट आया जो भी वो देख लो, दोनों में से जो हायर आएगा वो जीएवी लिख देना, है ना। तो पहले हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने म्यूनसिपल वैल्यू लिखा था, उसको कंपेयर किया था फेयर रेंट से विच एवर इज हाई, और बाद में हायर को हमने कंपेयर किया था स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लो, और वो एक्सपेक्टेड आ गया। फिर एक्सपेक्टेड को एक्चुअल रेंट से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी विच एवर इज हाई ले लेना। अगर वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे लिखना चाहिए था इफ देर इज वैकेंसी, इफ देर इज वैकेंसी। अगर वैकेंसी है तो घर खाली था, इसका मतलब रेंट अपने को कम मिला होगा। तो गवर्नमेंट बोलता है वैकेंसी के केस में हम लोग देखेंगे एक्चुअल रेंट तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है क्या, या उसके बराबर है क्या। ऐसा एक्चुअल रेंट शुड बी मोर देन और एटलीस्ट इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। अगर है ऐसा तो आप एक्चुअल रेंट पे टैक्स दे दो, उसको जीएवी समझो। अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम है तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग चेक करेंगे एक्चुअल रेंट अलॉन्ग विद वैकेंसी वाला रेंट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है कि नहीं। अगर आपने एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट समझो 2 महीने के लिए घर खाली था, दोनों का और एक्चुअल रेंट जो आपको मिला, जो रेंट मिला और जो वैकेंसी पीरियड है उसका दोनों का रेंट ऐड कर लो और एक्सपेक्टेड से कंपेयर करो। अगर ये ग्रेटर देन आया या इक्वल टू भी आया तो आप एक्चुअल रेंट पे ही टैक्स दो। अगर लेस देन आया तो फिर एक्सपेक्टेड पे टैक्स देना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेंट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना, इसको ही मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है वापस। टू फाइंड आउट जीएवी फॉर एलओपी इन केस ऑफ वैकेंसी, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड, तो आंसर विल बी एक्चुअल रेंट। एक्चुअल प्लस वैकेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड, तो एक्चुअल रेंट। एक्चुअल प्लस वैकेंसी इज लेस देन एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स देने का वो जीएवी है। एब्रीविएशंस एक्चुअल रेंट, वैकेंसी रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। तो जीएवी वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद है। नेक्स्ट पॉइंट म्यूनसिपल टैक्स की बात कर रहे हैं। म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन अपने को मिलता है कहाँ से, लेट आउट प्रॉपर्टी से और डीएलओपी से। तो म्यूनसिपल टैक्स को एसओपीआर में माइनस नहीं करते, हम लोग एसओपीआर से बाद में सीखेंगे। एनी टैक्स पेड टू द लोकल अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू हाउस प्रॉपर्टी इज अ म्यूनसिपल टैक्स। कोई भी टैक्स जो आप लोकल अथॉरिटी को पे कर रहे हो वो म्यूनसिपल टैक्स आप बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सीवरेज टैक्स, स्कैवेंजिंग टैक्स, वाटर बेनिफिट टैक्स और एजुकेशन सेस ऑन म्यूनसिपल टैक्स। तो ये सारे टैक्स म्यूनसिपल टैक्स की एग्जांपल है, उसके ही नाम है डिफरेंट। म्यूनसिपल टैक्स के डिफरेंट नेम्स हो गए। म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन
अगर पेड हो गया म्यूनसिपल टैक्स, अगर पेड है बाय ओनर है तो अलाउड, बाय टेनेंट है तो नॉट अलाउड। पेड होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग है तो नॉट अलाउड। तो म्यूनसिपल टैक्स में याद रखना, म्यूनसिपल टैक्स पे होगा तो लिख सकते हैं, अनपेड होगा तो नहीं लिख सकते। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड फ्रॉम टेनेंट, ओनर ने पे किया और बाद में टेनेंट से रिकवर किया तो गवर्नमेंट बोलता है बर्डन शिफ्ट हो गया, हम लोग इसका डिडक्शन नहीं देंगे, नॉट। मतलब फाइनल बर्डन किसका होना चाहिए, ओनर ऑफ द हाउस। पेमेंट बेसिस का मतलब मैंने लिखा, म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। तो पेमेंट का मतलब क्या है, तो आप ये 3 सेंटेंस याद रखो, जब भरोगे तब मिलेगा। लास्ट ईयर का टैक्स आपने करंट ईयर में पे किया तो करंट ईयर में डिडक्शन मिलेगा, करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में पे किया तो नेक्स्ट ईयर, जितना भरोगे उतना मिलेगा। 2 साल का टैक्स एक साथ पे किया तो पूरा दोनों साल का लिख देना, नहीं भरोगे नहीं मिलेगा, अगर नहीं पे किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब ईयर ऑफ डिडक्शन इज इक्वल टू ईयर ऑफ पेमेंट होता है। म्यूनसिपल टैक्स का पेनल्टी नॉट अलाउड है ना, म्यूनसिपल टैक्स हमने लेट पे किया, पेनल्टी भी भरा, पेनल्टी का अमाउंट नहीं ले सकते। एनी टैक्स पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी अलाउड, जैसे स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स है, लैंड रेवेन्यू है, ये सब आप नहीं ले सकते। म्यूनसिपल टैक्स मतलब म्यूनसिपल टैक्स होना चाहिए जो लोकल अथॉरिटी को पे करता है। इफ म्यूनसिपल टैक्स इज गिवन एज परसेंटेज, म्यूनसिपल टैक्स उनको क्वेश्चन में 10%, 5% दिया है तो आप म्यूनसिपल वैल्यू पे निकालो। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं रहेगा कि फाइंड आउट बेस्ड ऑन म्यूनसिपल वैल्यू, अपने को समझना चाहिए कि म्यूनसिपल टैक्स 10% दिया मतलब 10% हैज टू बी ऑन द अमाउंट ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू। डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 115 बीएसी। अगर आपने 115 बीएसी ऑप्ट किया तो आप म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर सकते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाउस देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हाउस प्रॉपर्टी में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों, जैसे म्यूनसिपल टैक्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, रेंट कलेक्शन चार्जेस है, रिपेयर रिनोवेशन इंश्योरेंस ग्राउंड रेंट एनुअल चार्ज, ये सब घर से रिलेटेड एक्सपेंस है। अपने को डिडक्शन खाली म्यूनसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन का ही दिया हुआ है, ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं दिया है। तो क्यों नहीं दिया है, क्योंकि उसके जगह पे हम लोग 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर रहे हैं। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट ने दिया है, इसलिए आप क्या करने का, ये एक्सपेंसेस मत लिखो, उसके जगह पे स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर लो। मतलब गवर्नमेंट बोलता है आपने एक्चुअल एक्सपेंस कितना किया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना किया वो हम नहीं देखेंगे, आपको स्ट्रेट अवे 30% का डिडक्शन दे देंगे। मैंने कुछ पॉइंट लिखे, इफ एनएवी इज नील और नेगेटिव स्टैंडर्ड डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। एनएवी पहले से ही नील है, ये 30% ऑफ एनएवी का डिडक्शन, एनएवी आपका पहले से ही नील आ रहा है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ ईच लेट आउट प्रॉपर्टी। स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक लेट आउट प्रॉपर्टी के इनकम में से आप माइनस करो। स्टैंडर्ड डिडक्शन 115 बीएसी अगर आपने ऑप्ट किया तो भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझा। हाउस प्रॉपर्टी के एक्सपेंस में म्यूनसिपल टैक्स और इंटरेस्ट खाली लिखना है, अदर एक्सपेंसेस नहीं लिखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ पे स्ट्रेट अवे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है टू कवर फॉर दीज एक्सपेंस। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे कुछ एक्सपेंस दिए तो आप इसको इग्नोर करना। इंटरेस्ट ऑन लोन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एक इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा जीएवी, जीएवी वाला पॉइंट आपको अच्छे से आना। Interest on loan will be allowed as deduction if the loan is taken for the purpose of house, such as CRRA। लोन अगर आपने घर के काम के लिए लिया है तो आप इंटरेस्ट को माइनस कर सकते हो। घर में क्या काम है, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए लोन लिया, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो आप इंटरेस्ट को माइनस कर सकते हो। अब समझो किसी ने खुद का पैसा लगा के घर को रिनोवेट किया, रिपेयर किया तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि रिपेयर रिनोवेशन ये सब इसमें कवर होता है अदर एक्सपेंसेस में, और वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मतलब उसमें वो 30% में सब कवर हो गया है। लेकिन अगर आप लोन लेके रिपेयर रिनोवेशन कर रहे हो तो आप इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कौन से बेसिस पे मिलता है, ड्यू बेसिस पे मिलता है। ड्यू बेसिस क्या होता है, ड्यू बेसिस पे आपने फाइनल अकाउंट भी बनाया, ड्यू बेसिस बोलता है जिस साल का इंटरेस्ट है उसी साल डिडक्शन क्लेम कर लो, पे हो गया तो भी, आउटस्टैंडिंग है तो भी। मतलब हमारे लिए ईयर ऑफ इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इंटरेस्ट है 2022-23 का तो डिडक्शन भी 22-23 में मिलेगा, इवन इफ इट इज नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग होगा तो भी मिल जाएगा।
ईयर ऑफ डिडक्शन इज इक्वल टू ईयर ऑफ इंटरेस्ट. नोट लिखा मैंने, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ इंटरेस्ट इवन इफ इट इज पेड और आउटस्टैंडिंग. ठीक है. पेनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट दिया, विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन. इंटरेस्ट ऑन लोन पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन. अब ये पॉइंट मैंने आपको बिजनेस में भी सिखाया कि अगर बिजनेस के काम के लिए लोन आपने लिया और नॉन रेसिडेंट से लिया और टीडीएस आपने खाता नहीं पूरा पैसा दे दिया तो नॉट अलाउड. तो सिमिलरली यहाँ पे भी नॉट अलाउड है, यहाँ पे भी हम लोग नहीं लिख सकते. इंटरेस्ट ऑन लोन अराइजिंग बाय मॉर्गेजिंग हाउस वन, पहले वाले घर को मॉर्गेज करके लोन ले लिया और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं. यूज टू परचेज हाउस टू, पहले वाले घर को मॉर्गेज किया, लोन लिया, लोन से हाउस टू खरीदा, तो वो इंटरेस्ट हाउस टू में माइनस होगा दोस्तों, क्योंकि लोन वॉज यूज फॉर द पर्पज ऑफ हाउस टू. कौन से घर को गिरवी रखा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा यूज कहाँ पे हुआ वो इम्पोर्टेंट. इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन टेकन टू रीपे एग्जिस्टिंग लोन विल बी अलाउड एज डिडक्शन. पुराने लोन को पे करने के लिए नया लोन लिया तो न्यू लोन का इंटरेस्ट भी आप लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली द अमाउंट ऑफ लोन वॉज इन्वेस्टेड इनटू हाउस प्रॉपर्टी. 115 बीएसी अगर आपने ऑप्ट किया है तो डिडक्शन इज नॉट अलाउड अंडर अगेंस्ट एसओपी. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट बोलता है हम लोग इंटरेस्ट माइनस नहीं करने देंगे. डिडक्शन अगेंस्ट इनकम ऑफ एलओपी डीएलओपी होगा तो ही अलाउड होगा 115 बीएसी में, मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ. तो जितना टैक्सेबल अमाउंट आएगा उसके ऊपर ही आप इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, मतलब लॉस नहीं दिखाना है आपको. इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, उसका लिमिट है. एलओपी डीएलओपी में नो डिडक्शन, नो लिमिट, फुल डिडक्शन है. रीजन क्या है, एलओपी डीएलओपी पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रहा है, तो अगर आप टैक्स दे रहे हो तो इंटरेस्ट के लिए कोई बार नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. एसओपीआर एग्जाम्प्ट होता है दोस्तों, उस पर टैक्स नहीं है. स्पेशल के टैक्स नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें लिमिटेड डिडक्शन दिया है, मतलब वी कैन नॉट क्लेम एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज डिडक्शन. अगर स्पेशल केस है दोस्तों तो मैक्सिमम 2 लाख तक हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख तक हम लोग माइनस कर सकते हैं. स्पेशल केस में मैक्सिमम 2 लाख तक 2 घर के लिए हम लोग क्लेम कर सकते हैं. नॉर्मल केस में मैक्सिमम 30,000 तक ही क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 30,000. ठीक है. ये एसओपीआर में लिमिट क्यों डाला है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं ले रहा है फिर भी इंटरेस्ट माइनस करने बोल रहा है, तो इंटरेस्ट माइनस करने से लॉस ही आएगा, तो आप लॉस बहुत ज्यादा लिखोगे, इसलिए लिमिट डाला है. स्पेशल केस में 3 कंडीशन दिए हुए. हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड ऑन और आफ्टर 1499. 1499 के बाद या तो घर बनाओ या तो घर खरीदो. लोन भी लेना है क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं, तो लोन भी 1499 के बाद का ही होना चाहिए. और परचेज और कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच लोन वॉज टेकन. अगर आपने परचेज किया तो परचेज 5 साल के अंदर कंक्लूड हो जाना चाहिए. अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया तो कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 ईयर के अंदर. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए दोस्तों, ये 3 कंडीशन, तो आपको डिडक्शन फिर भी मिलेगा और 30,000 का मिलेगा, ऐसा याद रखना. अगर ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई किया तो आप मैक्सिमम 2 लाख तक माइनस कर सकते हो इंटरेस्ट फॉर 2 एसओपीआर. ठीक है. तो एसओपीआर में ये कंडीशन दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है. मैंने एग्जांपल लिखा है एसओपीआर का, ये पॉइंट हम लोग बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूं. जैसे समझो म्युनिसिपल वैल्यू है, 3 घर है, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस 1 2 3 है ना. यहाँ पे देखो रेंट रिसीवेबल दिया हुआ है तीनों घर में. रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीवेबल, रेंट पर मंथ, रेंट पर एनम का मतलब एक्चुअल रेंट होता है. और ये एक्चुअल रेंट तीनों भी घर में, मतलब तीनों भी घर कौन से घर हो गए दोस्तों, लेट आउट प्रॉपर्टी हो गया तीनों भी, एसओपीआर है ही नहीं सब में. म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है और रीजनेबल रेंट. रीजनेबल रेंट का मतलब फेयर रेंट होता है. तो पहले हम लोग इन दोनों में से हायर लिखते हैं, तो यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे 120 आ गया, यहाँ पे 210 आ गया. फिर हम लोग उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लेस. तो अभी मैं 84 लिखूंगा, यहाँ पे तो है ही नहीं तो 1 BC लिखूंगा, 1 20, स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं. और यहाँ पे हम लोग विच एवर इज लेस मतलब 2,10,000 ही लिखेंगे. ये जो भी मैंने अभी आपको बताया स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करके वो एक्सपेक्टेड आ गया.
तो पहले वाले घर का एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 84, दूसरे वाले का 120, तीसरे वाले का 210। फिर ये एक्चुअल रेंट है दोस्तों, एक्चुअल रेंट 78, 132 और 220। इस क्वेश्चन में देखो वैकेंसी की बात नहीं की हुई है, घर खाली था नहीं था कुछ बताया नहीं है, तो हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये लेट आउट था थ्रू आउट द ईयर, देर वॉज नो वैकेंसी। तो फिर एक्चुअल रेंट से कंपेयर कर लो एक्सपेक्टेड रेंट को। अब यहाँ पे क्या बोलने का, विच एवर इज हायर। जीएवी निकालते टाइम देखना है वैकेंसी है या नहीं है। इफ देर इज नो वैकेंसी तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का जो भी हायर होगा वो आएगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट पहले वाले घर में 84 है, एक्चुअल रेंट 78 है, तो जीएवी आ जाएगा कितना, 84। यहाँ पे जीएवी आएगा दोस्तों 120 और 132, विच एवर इज हायर 132। और यहाँ पे जीएवी आ जाएगा 210 प्लस 220, सॉरी 210 और 220, विच एवर इज हायर 220। ये जीएवी हो गया तीनों घर का। म्यूनसिपल टैक्स में पेड भी है आउटस्टैंडिंग भी है, हम लोग हमेशा पेड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग नहीं लिखते। म्यूनसिपल टैक्स जितना भरोगे उतना मिलेगा, नहीं भरोगे नहीं मिलेगा। तो ये 2000 का नहीं मिलेगा, 15 का नहीं मिलेगा, तो ये 6 माइनस कर दो, 10 माइनस करो, 2 माइनस करो। इंश्योरेंस प्रीमियम और एनुअल चार्ज घर के एक्सपेंस है और इसके जगह पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो ये दोनों हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी जीएवी मैंने आपको बताया, पहले वाले घर का 84, दूसरे वाले घर का 132 और तीसरे वाले घर का 220। अब क्या करना है, उसमें से म्यूनसिपल टैक्स माइनस किया 6000, यहाँ पे माइनस किया 10,000 और यहाँ पे 2000। 78, 122 and 218, what is it, NAV, net annual value। लेस करो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन है विच इज 30%। तो 78,000 का 30%, 23,400, 23,400, 36,600 एंड 65,400। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की है, इंटरेस्ट ऑन लोन में लिमिट नहीं है दोस्तों। एलओपी में ये तीनों भी घर लेट आउट है, तो एलओपी में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, आप लोन कभी भी ले सकते हो, घर कभी भी बना सकते हो। एसओपीआर में कंडीशन था कि लोन 99 के बाद लेने का, घर भी 99 के बाद खरीदने का या फिर बनाने का, और कंस्ट्रक्शन या परचेज 5 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। बट दोज कंडीशंस आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। यू कैन राइट स्ट्रेट अवे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। पहला बोलता है कंस्ट्रक्शन के लिए 12 है, दूसरे वाले में रिपेयर्स भी है तो रिपेयर्स भी चलेगा, टोटल 40 हो गया, और तीसरे वाले में सन्स मैरिज है तो नहीं चलेगा। तो इंटरेस्ट में पहले वाले घर में 12 माइनस करूंगा, दूसरे वाले में 40,000 माइनस करूंगा, और तीसरे वाले में कुछ भी नहीं। फिर फाइनली जो भी अमाउंट आएगा ये माइनस करके तीनों का वो अपना टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे 78,000 माइनस कितना 12,000 एंड 23,400, तो 42,600 आ गया दोस्तों। 1,22,000 45,400 आ गया दोस्तों, एंड 2,18,000 माइनस 30%, 152,600 आ गया। तीनों का भी इनकम 45,400 प्लस 42,600, 2,40,600 आ गया। तो इस तरह से हम लोग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सीखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझा। ठीक है।